एलिजाबेथ और ये एक दिन अपने दरबार में बैठी हुई होती हैं और इनके आसपास सभी ब्रिटिशर्स बैठे होते हैं और ये इनसे कहते हैं कि देखो जो पुर्तगाली हैं, जो स्पेन वाले हैं, वो सब जो है निकल चुके हैं। भाई पुर्तगाली भारत पहुंच चुके हैं और बढ़िया तरीके से वहाँ खूब लूटपाट मचाए हुए हैं और खूब उनका देश संपन्न हो रहा है, उनके यहाँ सब लोग अमीर हो रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम भी निकलो यहाँ से, जाओ कुछ काम वाम करो। कहते हैं ठीक है महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा, हम भी निकलते हैं। तो सन 1600 ईस्वी में ये लोग भी निकल लेते हैं भारत के लिए। महारानी एलिजाबेथ एक घोषणा पत्र देती है, उसमें कहती हैं 15 साल के लिए तुम्हारा टेन्योर है। बाद में जो शासक आते हैं वो उनका टेन्योर आजीवन के लिए भी कर देते हैं। और ये जो लोग निकलते हैं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बना करके निकलते हैं। अब ये सभी लोग अपने जहाजी बेड़े के साथ निकल लेते हैं और बहुत सारे जहाजी बेड़े होते हैं, क्योंकि एक दो लोग नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ये व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं कि हम व्यापार करेंगे भाई, सामान यहाँ से खरीदेंगे, अपने ब्रिटेन में बेचेंगे और ब्रिटेन से जो लाएंगे इनको बेच देंगे, बस यही काम करेंगे और दूसरा काम हमारे पास है नहीं। लेकिन होता क्या है, जिससे बैठने की जगह दो वो लेटने की जगह मांगने लगता है। तो मामला यही होता है कि ये आ तो जाते हैं भारत और भारत में देखते हैं कि सभी राजा जो है आपस में बटे हुए हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठा करके बांटो और राज करो की नीति अपना करके बढ़िया तरीके से एक दूसरे को लड़ा करके खुद मलाई काटने का काम चालू कर देते हैं। धीरे धीरे व्यापार करने के लिए जो लोग आए थे भारत में कि ब्रिटिशर्स, वो अब शासन भी करने लगते हैं। तो यहाँ वो कोई संविधान बनाने नहीं आए थे या आपके संवैधानिक विकास के लिए नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें ज़रूरत समझ पड़ती है कि भाई अब ये कानून यहाँ लागू करना चाहिए जिससे हमारा हित होगा, तो धीरे धीरे वो संवैधानिक विकास भी करते रहते हैं। अनजाने में ही सही भारत का एक संवैधानिक विकास होता रहता है। देखिए अंग्रेज 1600 ईस्वी में आ गए, उसके बाद इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। व्यापार के बाद इन्होंने शासन प्रशासन में कैसे एंट्री मारी और कैसे आपके संविधान का विकास होना शुरू हुआ, तो ये सारी बात यहाँ पर की जाएगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये कोई ऐसा नहीं कि ऊपर की चीज़ें पढ़ाई जा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेज हैं। यूपीपीएससी, आरओ, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, यूपीपीसीएस सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। क्योंकि आप संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो संविधान क्या होता है भाई? संविधान किसी भी देश का एक वैधानिक दस्तावेज होता है। वैधानिक समझे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो दस्तावेज होता है उसे आप संविधान कह सकते हैं। और उस कानूनी दस्तावेज में क्या कहते हैं कि शासन के मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उनका वर्णन होता है, जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य का शासन चलता है। तो यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं ये आपका लिखा हुआ है संविधान क्या है। एक लिखित संविधान है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया यानी अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू भी कर दिया गया था। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाहुबली मूवी आपने देखी है, देव सेना को बंदी बना लिया जाता है, भल्लाल देव के सामने उपस्थित किया जाता है, तो देव सेना कहती है कि देखो ऐसा है, बिना किसी अपराध के ही मुझे अपराधी सिद्ध कर दिया गया है, बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। ये कैसा संविधान है? माहिष्मती जैसा बड़ा नाम और ऐसा संविधान। तो भल्लाल देव क्या कहता है कि जब तक तुम निरपराधी साबित नहीं होती तब तक तुम अपराधी हो, और यही माहिष्मती का संविधान है। तो वो माहिष्मती का संविधान था। आपकी भारत का संविधान अलग है, अमेरिका का संविधान अलग है, फ्रांस का संविधान अलग है, हर देश का संविधान अलग अलग होता है। अब देखिए भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है। भारत का संवैधानिक विकास किसी निश्चित समय पर नहीं होता कि अंग्रेज आए और बैठे एक टाइम पीरियड ले लिए, भैया हम संवैधानिक विकास आपका कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनकी जैसे जैसे ज़रूरत समझ पड़ी कि भाई अब ये चीज़ लागू करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अब हम जो है इनको शिक्षा देंगे, थोड़ा 1 लाख पाउंड जो है देंगे हर साल, तो ये शिक्षित होंगे तो ये हमारे काम आएंगे, और जब काम आएंगे तो हम अपना काम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैन पावर ब्रिटेन में है नहीं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ बहुत लिमिटेड है और भारत का एरिया एक हिसाब से समझ सकते हैं बड़ा है। तो इसलिए जैसे जैसे उन्हें ज़रूरत समझ पड़ी उसी हिसाब से ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत धीमी गति से संवैधानिक विकास होता है। अब देखिए भारत का संवैधानिक विकास के चरण क्या होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत विकास होता है सबसे पहले, ठीक।
क्या होता है कि जब आते हैं ये लोग 1600 ईस्वी में आ जाते हैं, लेकिन इनका शासन एक हिसाब से बक्सर के युद्ध से स्टार्ट होता है। 1765 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, और जब दीवानी मिलती है तो उसमें राजस्व की वसूली है, न्याय का मामला है, ये सब ये देखने लगते हैं। और बंगाल में तो द्वैध शासन भी लग जाता है। द्वैध शासन का मतलब कि भैया कंपनी भी शासन कर रही थी नागरिकों के ऊपर, और साथ ही साथ में आपके राजा भी शासन कर रहे थे, तो ये था द्वैध शासन। तो रॉबर्ट क्लाइव जी 1765 में बंगाल में द्वैध शासन भी लगा देते हैं। तो 1765 से जो 1858 तक का टाइम पीरियड होता है ना, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास होता है। वहीं 1858 से, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई, तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के किले में पढ़ा जाता है। भारत का जो शासन प्रशासन है वो ब्रिटिश ताज के नीचे आ जाता है, और उसी समय हम लोग ब्रिटेन के सबसे पहले नागरिक बनते हैं। तो ये हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत विकास होता है। दूसरा होता है ब्रिटेन की सरकार यानी क्राउन के शासन के अंतर्गत भी विकास होता है। तो वो कब से होता है भाई? 1858 से क्राउन का शासन आ गया, ब्रिटिश ताज के नीचे भारत का शासन आ गया। तो 1858 से लेकर 1947 तक जो है ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत विकास होता है। तो ये दो चीज़ें आप समझ गए। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 1600 में। ये पूरा स्टोरी फॉर्मेट रहेगा, जिससे आपको समझने में सारी चीज़ें आसानी हो। जब स्टोरी फॉर्मेट में 2 से 3 बार आप देख लेते हैं ना ये वीडियो, कोई भी दिक्कत नहीं। पॉलिटी बहुत आसान सब्जेक्ट है। पॉलिटी से हर एक एग्जाम में, चाहे यूपीपीएससी आरओ हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सब में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप डीपली नहीं पढ़ेंगे, सही से नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पढ़ेंगे, तो समझ नहीं आएगा। अब देखिए भारत में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 में होता है, तो मैंने बता ही दिया। महारानी एलिजाबेथ के आदेश के द्वारा होता है, ये भी बता दिया। अब 1765 ईस्वी में कंपनी को क्या होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। ठीक, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सबसे पहले गवर्नर बनते हैं बंगाल के, ये भी याद रखना। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और आते ही वे द्वैध शासन लगा देते हैं कि भाई अब जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, या बंगाल मान लीजिए, मेनली बंगाल ही होता है, बंगाल में द्वैध शासन लग जाता है। द्वैध शासन का मतलब होता है राजा भी शासन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें राजा हैंडल कर रहे हैं और कुछ चीज़ें कंपनी हैंडल कर रही है। ठीक, तो ये होता है द्वैध शासन। और भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई 1765 से, और यहीं से संवैधानिक विकास चालू हो गया। और ये 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी कि ये आदेश इस दिन भेज दिया, ये आदेश उस दिन भेज दिया, ये चलता रहता था। कि जब ब्रिटेन की संसद को समझ में आता था कि यार कंपनी ये कर रही है और इसमें कंपनी हेर फेर करके अपना ही भला चाहती है, हमारा भला नहीं चाहती, तो वो कोई ना कोई आदेश भेज देते थे। तो यही कानून जो है धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। सबसे पहले जो आता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये आता है आपके वारेन हेस्टिंग साहब होते हैं, वारेन हेस्टिंग, उनके समय आता है। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। पहले गवर्नर आपके कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम वारेन हेस्टिंग थे। और ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो ये बात भी आप समझ सकते हैं। भारत में कंपनी के मामलों को विनियमित करने और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम उठाया गया, जो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब इस एक्ट के तहत क्या चीज़ें की गई? सबसे पहले तो जो आदेश आया 1773 में, वो बता दिया गया कि ऐसा है भाई, कंपनी वालों सुन लो कि जो भी आपकी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के नौकर हैं, वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। कि आप भाई डॉक्टरी भी कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर भी हैं, क्लिनिक भी खुद का खोल के बैठ गए हैं, तो ये गलत बात है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, आज के पर्सपेक्टिव से अगर सोचते हैं तो। और उसके बाद में आप मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत नहीं लेंगे। अब भाई रिश्वत अगर आप ले रहे हैं, किसी से 50,000 रुपये आपने लिया है, तो उसके फेवर में कुछ काम भी करेंगे, ये भी बात है। जब आप किसी के फेवर में कुछ काम कर रहे हैं, गलत काम ही करेंगे, अच्छा काम करेंगे नहीं। भाई रिश्वत लेने का मतलब क्या होता है कि गलत काम ही करना होता है। जैसे किसी का आपने मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद जाते हैं पुलिस वाले को 2 लाख रुपए दे देते हैं आप, तो क्या होता है कि वो उल्टा सीधा केस बना करके आपको बरी कर देता, किसी दूसरे को फंसा देगा। तो ये गलत काम ही तो हुआ। तो वही मामला होता है
कि रिश्वत आप नहीं ले सकते। ये आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आदेश। और इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, वारेन हेस्टिंग जो कि बंगाल के गवर्नर थे, उन्हें कहा जाता है बेटा अब तुम गवर्नर जनरल हो। नाम थोड़ा बढ़िया तरीके का दिया जा रहा है तो एडिशनल चीज़ें, एडिशनल पावर भी मिलेंगी। तो क्या किया जाता है कि वारेन हेस्टिंग जो होते हैं इन्हें मद्रास और प्लस बॉम्बे प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता भी मिल जाती है। अध्यक्षता का मतलब होता है कि बंगाल में एक गवर्नर हुआ करता था, मद्रास में गवर्नर हुआ करता था और बॉम्बे में भी गवर्नर हुआ करता था। तो क्या किया गया कि वारेन हेस्टिंग अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर के, और क्योंकि ये गवर्नर जनरल है, ये बात आप समझ सकते हैं। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि इसने भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव भी रखी और बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, जिसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद बनी। मतलब एक जो है कार्यकारी परिषद बनाई जाती है और 4 सदस्यों की होती है, 4 कार्यकारी नहीं होगी, 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई जाती है, जो कि किसकी मदद करेंगे, गवर्नर जनरल की। बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। मतलब जैसे कोई निर्णय लेना है कि भाई ये काम होना है, 4 लोग बैठे हैं कार्यकारी परिषद में, किसी काम की बात हो गई कि भाई ये काम होना चाहिए, 3 लोग कह रहे हैं होना चाहिए, 1 लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो इनका माना जाएगा। मान लीजिए 3 लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, 1 लोग कह रहे हैं होना चाहिए, तो इनका माना जाएगा। और उसके बाद में अगर टाई हो गया, 2 लोगों ने कहा नहीं काम होगा, 2 लोग कह रहे हैं काम नहीं होगा, तो भाई बीच में कूद पड़ेंगे कौन, बीच में कूद पड़ेंगे गवर्नर जनरल। टाई होने के मामले में ये भी वोट करके इनको जिता सकते हैं कि हाँ चलो काम होगा, या इनको जिता सकते हैं कि चलो काम नहीं होगा। तो जब टाई होगा तभी ये वोट कर सकते हैं गवर्नर जनरल, ये बात भी आप समझ सकते हैं। फोर्ट विलियम में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, अब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में, ये याद रखना। ठीक, अगर पूछ ले कब होती है तो 1774 में होती है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, लेकिन किस एक्ट के तहत होती है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है, ये भी याद रखना। 3 जो है आपके न्यायाधीश बनाए जाते हैं, मतलब सहायक न्यायाधीश, और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं एलिजा एम्पे। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो न्यायाधीश होते हैं भाई वो एलिजा एम्पे ही होते हैं, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं चैम्बर्स, लिमेस्टर, फाइट, कहीं कहीं हाइट भी लिखा होगा, ये भी याद कर लेना। अब क्या होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 2 चीज़ें और होती हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, निदेशक मंडल, इसमें 24 सदस्य होते हैं। जो आपका निदेशक मंडल बनाया जाता है इसमें कुल 24 सदस्य होते हैं। और वहीं हितधारकों का मंडल भी बनाया जाता है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कहीं कहीं पूछ लेता है कि भाई कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स या हितधारकों का मंडल किस एक्ट के तहत बना है, निदेशक मंडल किस एक्ट के तहत बना है, तो भाई ये दोनों बने हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो जाता है कि तुम इधर उधर कुछ भी लीपा पोती कर नहीं सकते हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं और ये सब बताएंगे हमें। कंपनी को अनिवार्य कर दिया गया था कि भाई राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी आप ब्रिटिश सरकार को देंगे। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का आता है पिट्स इंडिया एक्ट। भाई पिट्स क्यों नाम रखा गया, तो विलियम पिट जो थे वो प्रधानमंत्री थे, युवा प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम रखा गया। अब होता क्या है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए अगले 1 दशक के दौरान जांच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद के द्वारा अनेक कदम उठाए गए। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या था कि जो 1784 का ये पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आते हैं। तो ये आपका 1784 का अधिनियम था, कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था। मतलब कानूनी दस्तावेज 1784 में ही आता है कि हमारा भारतीय राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण है कंपनी के माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पहली बार राजनीतिक कार्यों और वाणिज्यिक कार्यों से अलग कर दिया जाता है कि भाई जो राजनीति कर रहे हो तुम, जो प्रशासन का काम कर रहे हो वो अलग होगा, जो व्यापार कर रहे हो वो अलग होगा। ये दोनों चीज़ें अलग कर दी जाती हैं और इन दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए कंपनी के राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार नियंत्रण बोर्ड के तहत नियंत्रण में रखा जाता है और वाणिज्यिक कार्य जो होते निदेशक मंडल देखता है। वाणिज्यिक समझते हैं, जो व्यापारिक क्रियाकलाप था वो निदेशक मंडल जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था 24 सदस्यों का बना था पहले, तो वो ऑलरेडी वही देख रहा था कि भैया हम ही देखेंगे निदेशक मंडल, जो बन गया था 1773 में ही। लेकिन बनाया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर,
ठीक। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की जाती है आपके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और ये जो है राजनीतिक मामलों को देखती है। कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में जाना जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कह सकते हो। और मामला क्या होता है, ये नागरिक है, सैन्य है और राजस्व, सब राजनीतिक मामले हैं, व्यापारिक मामले नहीं हैं। तो इसके लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की जाती है। और जो ये आपका नियंत्रण बोर्ड होता है, हिंदी में नियंत्रण बोर्ड कहेंगे आप, तो इसमें एक चांसलर होता है, एक राज्य का सचिव होता है और 4 लोग होते हैं प्रिवी काउंसिल के सदस्य। और जो राज्य का सचिव होता है वही नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन आपका पीसीएस मेंस में आ चुका है, समझ सकते हैं आप, और यूपीपीएससी आरओ के प्री में भी आ चुका है कि जो आपका नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, चांसलर कि सचिव कि आपका प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्यों में से कोई, तो ऐसा नहीं है। जो राज्य का सचिव होता था वही बोर्ड का अध्यक्ष माना जाता था। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसे कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित सभी मामलों को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार दे दिया गया कि तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दिया जाता है। मिर्ज़ापुर का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, गुड्डू भैया के हाथ में। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को क्या किया जाता है कि पूरा अधिकार दे दिया जाता है। जैसे क्या होता नहीं कि भाई कंपनी है तो कंपनी को मान लीजिए कि कालीन भैया है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या है कि मुन्ना भैया है, तो मुन्ना भैया को कहा जाता है ये लो यार तुम पूरा मिर्ज़ापुर संभालो। तो वही होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करता है, पूरा राजनीतिक सिस्टम संभालने लगता है। और उसमें 6 सदस्य होते हैं जो कि बैठे कहाँ हैं, ब्रिटेन में बैठे हैं और यहाँ से सैलरी ले रहे हैं, समझिए बात को। तो इसकी कंपनी के सभी कागजात तक पहुँच थी और नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही अनुमोदित होना अनिवार्य था। कोई भी कागज हो बिना आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा जो सदस्य बैठे हैं उनके द्वारा, उनकी अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं होना है, ठीक। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को 3 सदस्यों तक कम कर दिया गया और राजा की सेना का कमांडर इन चीफ 3 सदस्यों में से एक था। जो एक परिषद बनाई गई थी गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी, गवर्नर जनरल की हेल्प करेगी। और अगर टाई हो जाता है मामला किसी भी निर्णय पर, तो वहाँ पर गवर्नर जनरल क्या करेगा, वोटिंग करेगा। तो यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट में कर दिया जाता है कि 3 सदस्य कर दिए जाते हैं कि भैया आप 4 नहीं 3 सदस्य होंगे। और राजा का सेना का जो कमांडर इन चीफ है, मतलब सेनापति होता था, प्रधान सेनापति, उसे भी इसमें जगह दी गई थी। और जगह देने का कारण ये था कि भाई कभी बहला फुसला के इसे अगर शामिल कर लिया तो राजा की तो ऐसी की तैसी हम कर ही देंगे। तो ये अंग्रेजों का प्लान बहुत तगड़ा होता था, बहुत दिमाग लगाते थे और राजा लोग उसे समझ नहीं पाते, जो समझते भी थे वो बोलते थे तो उन्हें बैठा दिया जाता था। मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया कि भैया तुम जो है अब मत दे सकते हो। अभी तक क्या था कि टाई होने के मामले में ही मत दोगे, लेकिन अभी तुम दे सकते हो बिना टाई के भी। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। वहीं कूटनीति और युद्ध संबंधी, राज्य संबंधी सभी मामलों में बंगाल को अधिक अधिकार दिए गए। बंगाल भाई एट था तो बंगाल को अधिकार देने ही थे। संपत्ति का खुलासा इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पिट्स इंडिया एक्ट में, प्रॉपर्टी डिस्क्लोज। कि पिट्स इंडिया एक्ट ने नागरिक और सैन्य अधिकारियों के लिए भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें कहा गया कि ऐसा है, जो नागरिक अधिकारी हैं और जो सैन्य अधिकारी। भाई नागरिक अधिकारी आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे आईएएस होता है तो आईएएस में डीएम जो है वो नागरिक अधिकारी है, आईपीएस क्या है वो सैन्य अधिकारी है कि नहीं। वैसे पीसीएस में आपका क्या, एसडीएम नागरिक अधिकारी, वहीं जो आपका डीएसपी है, ठीक, वो क्या है, वो सैन्य अधिकारी। तो इनकी जो संपत्ति होगी उसका जो है खुलासा करना अनिवार्य कर दिया पिट्स इंडिया एक्ट ने। भैया खुलासा तो करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा नहीं तुम भ्रष्टाचार कर करके बढ़िया अपना घर भर रहे हो, कंपनी घाटे में जा रही और हमें भी कुछ नहीं मिल रहा। हम यहाँ ब्रिटेन की संसद में बैठे हुए लोग कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मामला हुआ कि संपत्ति का खुलासा, प्रॉपर्टी डिस्क्लोज किस में आता है, पिट्स इंडिया एक्ट में आता है। और ये भी बताया गया जो भी भ्रष्ट अधिकारी होंगे उन्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था आपका। अब देखिए 1786 का अधिनियम आता है, 1784 के बाद में 1786 का अधिनियम आता है। ये अधिनियम पारित करवाया जाता है जिसका प्रमुख उद्देश्य था कार्नवालिका यानी कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना। और इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल को दे दी गई। मतलब जो 1786 का अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें किया क्या गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गई और साथ में ही गवर्नर जनरल
विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। कोई विशेष अवस्था होती है तो वो अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर देगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया और बहुत लोग गलत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। ये तो भारत शासन अधिनियम 1935 में होता है, ये तो पता है आपको। लेकिन 1786 के अधिनियम में होता है गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन अक्सर गलत करके आते हैं, और पीसीएस में तो कई बार आ चुका है। तो गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को, जो 4 सदस्यीय बनी थी लेकिन फिर 3 सदस्यीय कर दी गई 1784 में, तो उसके निर्णय को ये रद्द कर सकता है। और ये दोनों अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिलते हैं, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय आपके गवर्नर जनरल। 1786 के बाद में 1793 का आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट समझते हैं, ये पहला चार्टर एक्ट था, और पहला चार्टर एक्ट था, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किया जाता है। इस अधिनियम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर जो शक्ति प्रदान की, उन्हीं शक्तियों का विस्तार भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को किया गया। अभी देखिए यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, गवर्नर जनरल हैं, चाहे गवर्नर हैं या चाहे कमांडर इन चीफ हैं, इनकी नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया कि जब तक ब्रिटेन की संसद से अनुमोदन नहीं होता है, स्वीकृति नहीं जाती है, तब तक गवर्नर जनरल, गवर्नर, कमांडर इन चीफ नहीं नियुक्त किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि रामू को आपने कंपनी अच्छी लगती है, रामू है और कंपनी को अच्छे लगते हैं, उन्होंने कहा रामू को हम गवर्नर जनरल बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। रामू को गवर्नर जनरल बनाओगे तो पहले संसद, जो ब्रिटेन की संसद है, बताओ उन्हें कि हम रामू बनाएंगे। अब संसद को जो है श्यामू पसंद है, तो संसद कहेगा ऐसा है श्यामू को बनाओ, तुम रामू को मत बनाओ। समझे बात को? ये मामला होता है कि इसमें जब तक ब्रिटेन की संसद से अनुमोदन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए वो स्वीकृति नहीं देते हैं, तब तक उन्हें आप अपॉइंट नहीं कर सकते, उनकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। ऐसा करना इस्तीफे के रूप में माना जाता था। ब्रिटिश शासित आपका भारत है, ठीक, तो म्यांमार से युद्ध हो गया, चीन से हो गया, आपका नेपाल से हो गया, तो मान लीजिए कि जापान से हो गया, तो हावी पड़ रही सेनाएं, ठीक, ब्रिटिश सेना के ऊपर हावी पड़ रही, तो वहाँ का जो आपका सेनापति है या अधिकारी वो भाग खड़ा हो, भाई मेरी भी बीवी बच्चे मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ बीच में, तो ये नहीं हो सकता है, बीच में आप छोड़ नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये था, अगर ऐसा करते हो तो एकदम से नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब छोड़ के चले गए, फिर अच्छे दिन आए, फिर बोले नौकरी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। अधिकारियों का भुगतान, इसने निर्धारित किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसका जो भुगतान होगा वो आपका कौन करेगा, भारतीय राजस्व से किया जाएगा। ये 1919 तक जारी रहा। देखिए साथ में क्या होता है कि कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को करना अनिवार्य कर दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार कहती है कि तुम्हें हमने भेजा, तुम्हारे लिए इतना सिस्टम बनाया, तो ऐसा है कि 5 लाख पाउंड तुम भेजोगे। साथ में 1793 के इस चार्टर एक्ट में ये भी कहा जाता है कि रोज़ रोज़ हम कानून नहीं बनाएंगे, ठीक, हर 20 साल में कानून की समीक्षा करके कानून बनाया जाएगा। ये नहीं कि आज बना रहे फिर 2 दिन बाद बनाओ, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। ये है कि 20 साल में कानून की समीक्षा करके हम कानून बनाएंगे, तो ये भी बात समझ सकते हैं। तो ये हो गया कि 1793 के चार्टर एक्ट, यहाँ 1773 लिखा है गलती से, 1793 कर लेना। अब 20 साल बीतते हैं, 1793 के बाद 1813 आता है, तो 1813 का चार्टर एक्ट ये लोग लेकर आते हैं, जो भी कमियां होती हैं। होता क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट, जो आपका इंग्लैंड है और जो आपका फ्रांस है, उनका जो व्यावसायिक क्षेत्र है उसमें इंटरफेयर करने लगता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं। और अंग्रेज़ व्यापारी जो होते हैं, अन्य व्यापारी जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए, वो देखते हैं यार जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, इनके घर के बच्चे रोज़ बाइक ले रहे हैं, हायाबूसा निकाल रहे हैं, कहीं मर्सिडीज निकाल रहे हैं, ये यार बहुत गड़बड़ मामला है, और ये तो संपन्न हो रहे हैं, हम लोग भिखमंगे होते जा रहे हैं। तो ये जाते हैं रानी के पास में और कहते हैं ऐसा है रानी जी, देखिए ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, इनको आपने कितना छूट दे रखा है, मतलब यही आप लोगों के नागरिक हैं, हम भी तो नागरिक हैं, हमें भी तो कुछ अधिकार चाहिए, हमें भी तो कमाना है, अपने बीवी बच्चों को पालना है। तो जो रानी होती कहती है अच्छा ठीक है, जाओ टेंशन मत लो, मैं कंपनी को बोल देती हूँ कि उनका जो है एक अधिकार हम समाप्त कर रहे हैं, तुम जाओ वहाँ जो है व्यापार करो। तो
सबको खुली छूट दे दी, जिसको जिसको जाना है, जो भी व्यापारी जो भी कंपनी बनाना चाहते हैं, जाओ खूब व्यापार करो, अपना ही देश है, क्या दिक्कत है। इस तरीके से वहाँ से बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी फिर भारत आते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर होता क्या है कि कंपनी का एकाधिकार का अंत हो जाता है। इसके द्वारा कंपनी अपने वाणिज्यिक एकाधिकार से वंचित हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इससे पूर्व क्राउन की तरफ से अधिकार पूर्वक शासन कर रही थी, उसकी शक्तियों में कमी आ गई। हालांकि चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार इनका बना रहा कि चीन और चाय के साथ भाई व्यापार कर सकते हो तुम, ऐसा कह दिया गया, ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि चीन और चाय उसके साथ व्यापार कर सकते हो, चाय पे तुम्हारा एक अधिकार रहेगा, उससे कोई भी व्यापारी नहीं छुएगा, ना उसका व्यापार करेगा, और चीन पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई 1813 का चार्टर एक्ट क्या था और उसके तहत क्या किया गया, तो सबसे पहली बात तो यही है कि चाय और चीन को छोड़ करके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। उसके बाद क्या किया जाता है, शिक्षित मूल निवासियों को सहायता दी जाती है कि साहित्य का पुनरुद्धार करना है विद्वानों का, भारतीय मूल निवासियों के बीच प्रोत्साहन, भारतीयों के मध्य वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मोटे तौर पर ये आप समझ सकते हैं कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय किया जा रहा था, किस चीज़ के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। तो शिक्षा को जोर देने के लिए, और शिक्षा इसलिए नहीं कि बहुत भला चाहते थे अंग्रेज की भैया ये भारतीय पढ़ नहीं पा रहे, इनको हम पढ़ा दें, इसके लिए दे रहे। उनका मकसद यही था कि भाई हमें काम करने के लिए हमारे मुताबिक के जो है नौकर चाहिए, तो उसके लिए इनको पढ़ाना ज़रूरी है। अब कहाँ से हम इतने नौकर लाएंगे भाई, इतना बड़ा क्षेत्र एरिया है। तो 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट करने का फैसला किया 1813 के चार्टर एक्ट में। और 1813 के ही चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरी जो होती है, ठीक, ईसाई मिशनरी, उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है भारत में अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए कि भैया अब हम धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। और ये भी क्वेश्चन आता है ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किस चार्टर एक्ट के तहत अनुमति मिलती है, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अनुमति मिलती है। देखिए आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का चार्टर एक्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है, औद्योगिक क्रांति पहली बात तो हो जाती है। औद्योगिक क्रांति समझते हैं विनिर्माण का काल आ जाता है। अमेरिका में, यूरोप में विनिर्माण मतलब समझते हैं अभी तक क्या था कि गेहूँ उगाया, गेहूँ बेचा, धान उगाया, धान बेचा, दाल उगाई, दाल बेचा। लेकिन अब क्या है कि गेहूँ उगाया तो गेहूँ का हमने ब्रेड बनाया और ब्रेड बना के बेचा, ठीक। चावल हमने जो है उगाया तो चावल उगाकर उसकी नमकीन बनाई, उसको बेचा, समझ रहे हैं ना। तो ये विनिर्माण का काल था। अभी तक डायरेक्ट चीज़ें बेची जा रही थी, लेकिन अब औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और व्यापार और अर्थशास्त्र में, समाज में परिवर्तन से दुनिया में बदलाव आने लगा था और इन्हीं बदलावों का दुनिया पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अभी फिलहाल ये बदलाव जारी है। औद्योगिकीकरण जो होता है उससे अधिकांश यूरोपीय देशों में कृषि तथा कपड़े बनाने का कार्य हाथ में किया जाता था। मतलब औद्योगिकीकरण से पहले जब उद्योग नहीं आया था, जब मशीनें आ गई तो हाथ से काम करना बंद कर दिया गया और मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। आज की डेट में तो देखते हैं आप एआई वगैरह आ चुका है। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली या नेपोलियन की रणनीति थी कि ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे वाले संबद्ध राज्यों के बीच व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए, जो काफ़ी हद तक अप्रभावी साबित हुई और अंततः नेपोलियन के पतन का कारण बनी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से कौन सा चार्टर एक्ट आता है, तो 1833 का चार्टर एक्ट आता है। और नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली थी कि वो जो फ्रांस था और ब्रिटेन था उसके बीच जो कब्जे वाले क्षेत्र थे जहाँ पर ज़्यादा व्यापार होता था, उस पर वो अटैक करके उन्हें ख़त्म करके ब्रिटेन को कमज़ोर करना चाहता था, जो कि उसका प्लान था, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है। अब जो 1833 के चार्टर एक्ट में मेन काम होता है वो क्या होता है, देखिए गवर्नर जनरल का कार्यालय जो होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल अनन्य विधायी शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अभी तक क्या था भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये एक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अपनी विधायी शक्तियों से वंचित हो गई, मतलब कानूनी शक्तियों से वंचित हो गई। और जो भारत का गवर्नर जनरल बना पहला, वो कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। भाई कोई बनता है, जैसे किसी की पोस्ट इंक्रीज की जाती, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आरओ हैं आप और बन गए सेक्शन ऑफिसर, एसओ बन गए,
तो पूछा जाए जो आर.ओ. है वो कौन है? आप ही तो हैं। एस.ओ. कौन है? आप ही हैं। तो उसी तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये जो है आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे और बाद में बन जाते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ये होते हैं और फिर ये बन जाते हैं आपके भारत के गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक और सैन्य शक्तियां भी दे दी गई। पहली बार भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्र पर अधिकार रखने के लिए भारत सरकार बनाई गई थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा घटा दी गई थी, 3 कर दी गई थी ना, उसे फिर से 4 कर दिया गया कि अब 4 सदस्य होंगे। फिलहाल चौथे सदस्य के पास बहुत सीमित शक्तियां थी। वह विधायी उद्देश्यों को छोड़कर परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं था। गवर्नर जनरल काउंसिल के पास किसी भी ब्रिटिश, विदेशी या भारतीय के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त या बदलने का अधिकार था। अब जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, जो परिषद इनकी बनी थी 4 सदस्यों की, फिर से ठीक 3 सदस्य हो गई थी 1784 में, फिर 4 सदस्य इन्होंने कर दी 1833 के चार्टर एक्ट में। अब ये क्या क्या कर सकती थी कि कोई भी भारत के क्षेत्र में कानून संशोधित करना है, निरस्त करना है किसी चीज़ को या बदलना है, तो ये काम गवर्नर जनरल की परिषद कर सकती थी। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं था। देखिए प्रशासनिक निकाय में क्या चेंज होते हैं। जो प्रशासनिक निकाय होता है कि एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं। क्यों समाप्त हो जाती हैं भाई? गतिविधियां समाप्त होने का मतलब जो एकाधिकार इनका चाय और चीन, 2 चीज़ पे छोड़ दिया गया है भाई। चाय चीन पे तुम्हारा अधिकार रहेगा और एक अधिकार समाप्त होता है। 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन यहाँ कहा गया कि वो भी खत्म। अब तुम विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गए हो, मतलब तुम शासन करो बस। ये सब सिस्टम छोड़ दो कि तुम्हें व्यापार भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये नहीं, एक चीज़ पे फोकस करो। डबल नाव पे पैर नहीं रखने तुम्हें। तो यहाँ से पूरी तरीके से पूर्ण एकाधिकार समाप्त हो जाता है 1833 के चार्टर एक्ट में और अन्य कंपनियों को मौका मिलता है भारत आने के लिए। लगातार फिर बहुत सारी कंपनियां भारत आती हैं। भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को महामहिम, उनके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाना था। देखिए सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास इसी चार्टर एक्ट में किया जाता है। इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली को शुरू करने का प्रयास किया कि भाई अब खुली प्रतियोगिता होगी। इसमें कहा गया कि भारतीयों को कंपनी में किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो नियंत्रण बोर्ड था, निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था 24 सदस्यों वाला, वो कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये काम नहीं करने देंगे। किसी भी पद पे किसी को अपॉइंट कर दो, भेदभाव भी ना करो, भेदभाव तो हम करेंगे। ठीक, तो भारत में योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा को लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1854 में पेश किया गया। ठीक, और लीगल ब्रिटिश कॉलोनी की बात करें, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके 1833 के चार्टर एक्ट के लिए। इस एक्ट ने अंग्रेजों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति दी और इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को प्रभावी रूप से वैध कर दिया। ठीक, जो ब्रिटिश उपनिवेशीकरण था उसको प्रभावी रूप से वैध कर दिया और भारत में भर भर के अंग्रेज आने लगे और इसकी अनुमति दे दी गई 1833 के चार्टर एक्ट से। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि लीगल ब्रिटिश कॉलोनी की अवधारणा किस एक्ट में दी गई है, तो ये आपके 1833 के चार्टर एक्ट में दी गई है। दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक, ये 1833 के चार्टर एक्ट से समाप्त तो किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? 1843 में, ये भी याद रखना। पूरी तरीके से समाप्त कब होता है? 1843 में। हाँ 33 नहीं 43 होता 1833 के चार्टर एक्ट से ही, इतना आप समझ सकते हैं। अब देखिए विधि आयोग, एक विधि आयोग की स्थापना होती है। तो भारत में विधि आयोग की स्थापना 1833 के ही चार्टर एक्ट से होती है और लॉर्ड मैकाले इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि विधि आयोग की स्थापना कब हुई, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। 1833 में इसकी स्थापना होती है और इनका उद्देश्य होता है भारत में सभी प्रकार के कानूनों को संहिताबद्ध करना। मतलब इधर कोई छितरा पड़ा है, कोई कानून इधर छितरा पड़ा है, सबको इकट्ठा करो भाई, एक बुक बना दो कि हाँ ये कानूनों की जो है एक बुक है, ये संविधान है। तो ये आप समझ सकते हैं। जो अधिनियम था ये आपका, इसमें यह प्रावधान था कि भारत में बने कानूनों को ब्रिटिश संसद में बनाए रखा जाए। अधिनियम का महत्व क्या था? ये अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थे।
इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पदोन्नत कर दिया और भारत के प्रशासन को समेकित और केंद्रीकृत कर दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश ताज का ट्रस्टी बना दिया कि अब तुम ब्रिटिश ताज के ट्रस्टी हो के हिसाब से, क्योंकि भाई प्रशासन का पूरा जिम्मा दे दिया गया आपके कंपनी को। अभी तक क्या था, कंपनी व्यापार भी कर रही थी, लेकिन व्यापार एकदम से ख़त्म कर दिया गया। अब तुम सिर्फ शासन करोगे और तुम किसके अंदर ये काम करोगे, ब्रिटिश ताज के नीचे। इस अधिनियम में भारतीयों के लिए देश के प्रशासन में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का प्रावधान भी किया गया और इसी अधिनियम ने काउंसिल में गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया। जो भी विधायी कार्य थे, कानूनी कार्य थे, उनको कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया गया। लॉर्ड मेकाले के अधीन विधि आयोग ने कानूनों को संहिताबद्ध किया, तो पता ही आपको। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक, ये आखिरी चार्टर एक्ट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो 1793 का चार्टर एक्ट आया था वो आपका क्या था, पहला चार्टर एक्ट था। 1853 वाला आखिरी चार्टर एक्ट हो। क्यों ये आखिरी चार्टर एक्ट है, क्योंकि 1853 के बाद 1873 में आता अगला चार्टर एक्ट। लेकिन क्या होता है, 1857 में विद्रोह हो जाता है और जब 1857 में विद्रोह हो जाता है ना, तो फिर 1858 में ही जो क्राउन के ताज के नीचे भारत का पूरा शासन प्रशासन आ जाता है डायरेक्ट, उसमें कंपनी का रोल खत्म हो जाता है। अभी तक क्या है, कंपनी के अंडर में सब चल रहा है। नियंत्रण हाँ आपका ब्रिटेन गवर्नमेंट करती है। 1853 का चार्टर अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम के प्रावधान क्या थे कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी शक्तियां अलग कर दी गई। ठीक, विधायी और कार्यकारी शक्ति अलग कर दी गई, जो कि गवर्नर जनरल की परिषद थी। ठीक, परिषद में 4 सदस्य होते थे, तो उनका जो विधायी कार्य था और कार्यकारी कार्य था उसे अलग कर दिया गया। अब इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति में 6 अतिरिक्त सदस्यों को भी जोड़ दिया गया और जो ये 6 अतिरिक्त सदस्य थे उसमें से 4 का चुनाव होता था बंगाल से, मद्रास, बम्बई और आगरा से। ठीक, एक एक लोग उठा लेते थे, समझ सकते हैं आप। 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, इसके सचिव और अन्य अधिकारियों का वेतन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। जो 1853 का चार्टर एक्ट होता है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हैं, जो कि 6 सदस्य हैं, एक चांसलर है, एक राज्य का सचिव है, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य हैं, तो इनका जो भुगतान करेगा वो कंपनी ही करेगा। लेकिन डिसाइड कौन करेगा, सैलरी कितनी होगी, 5400 ग्रेड पे दें, 4800 ग्रेड पे दें, 7600 ग्रेड पे दें, ये निर्धारण ब्रिटिश सरकार करेगी, ये कह दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो आपका नियंत्रक मंडल था उसमें 24 सदस्य होते थे, उसकी संख्या घटा करके 18 कर दी गई और 6 क्राउन द्वारा नामांकित किए जाते थे, 12 कंपनी के द्वारा। 1853 के अधिनियम के द्वारा निर्देशकों के न्यायालय और उनके संरक्षण की शक्ति का निपटान किया गया और 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि उच्च पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाति, पंथ और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की शुरुआत की गई और सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। भारतीय सिविल सेवा के लिए जो मेकाले समिति होती है 1854 में बनती है और 1853 के चार्टर एक्ट ने भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति को और मजबूत कर दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो 1853 का चार्टर एक्ट था उसके तहत जो होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दमनकारी हो जाती है, बात बात पे भारतीयों का दमन किया जाने लगता है हर चीज़ में। तो यहाँ पर ये पहली क्लास थी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी और पूरा NCERT बेस्ड है आपके लिए। आपके UPPSC RO प्री मेंस और PCS सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री जियोग्राफी की भी इसी तरीके की क्लासेज आएंगी। आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।